स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका केबायोलॉजी में स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने 7वें नंबर के चैप्टर का अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इससे पहले हम समझ चुके हैं कि 2000 करोड़ या जिसको अपन 20 बिलियन कह रहे हैं, 2000 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है और 450 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का निर्माण या पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी बनी थी तो उसके 50 करोड़ साल बाद में यानी लगभग 400 करोड़, जिसको अपन 4 बिलियन या 4 अरब भी बोल सकते हैं, तो 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ था। तो एक ही अनुमानित अवधि मानी जाती है। 2000 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड, 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी और पृथ्वी पर 400 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी पृथ्वी बनने के बाद 50 करोड़ वर्ष बाद में जीवन का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये एक बहुत ही चर्चा का विषय रहा है और अभी तक अपन देखें तो इसका कोई व्यवस्थित सिद्धांत या मत हमारे पास मौजूद नहीं है। फिर भी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत और मत है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझाने वाले अनेक सिद्धांत है, जिनमें से हम यहाँ जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत है विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो इसको विशिष्ट सृष्टि या इसको अपन कहेंगे विशिष्ट सृष्टिवाद भी लिखते हैं, विशिष्ट सृष्टिवाद। तो विशिष्ट सृष्टि के सिद्धांत के अनुसार ये धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। तो ये सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसके अनुसार पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति है वो एक अलौकिक दैवीय शक्ति द्वारा हुई है। तो अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथ है वो अपने हिसाब से अलग अलग पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। जैसे विशिष्ट सृष्टि के सिद्धांत में जैसे बाइबल के अनुसार पूरी पृथ्वी या सृष्टि की रचना है वो 6 दिन में हुई है, जबकि पुराणों के अनुसार ये माना गया है कि सृष्टि की रचना है वो ब्रह्मा जी ने की है। तो अपनी अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार उन्होंने सृष्टि को रचना या पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा सिद्धांत है सर्व बीजाणु या जिसको अपन पेन स्पर्मिया थ्योरी भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है, देखिए सर्व बीजाणु, सर्व बीजाणु का मतलब है एक ऐसा बीजाणु या अंतरिक्ष से ऐसी संरचना आई है जो हर जगह पृथ्वी पर हर जगह फैल गई और वहां पर नए नए जीव बन गए। देखिए जिसको अपन पेन स्पर्मिया भी बोलते हैं। पेन स्पर्मिया का मतलब होता है पेन यानी सर्व यानी सब जगह, स्पर्मा यानी बीज या बीजाणु। तो ये थ्योरी क्या कहती है, कुछ वैज्ञानिकों का ये विश्वास है कि जीवन अंतरिक्ष से आया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बताता है सर्व बीजाणु या पेन स्पर्मिया सिद्धांत कि जीवन अंतरिक्ष से आया है। प्राचीन ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर यानी बीजाणु हो गया, तो स्पोर नामक एक इकाई पृथ्वी सहित विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हुई है और उसी से जीवन की उत्पत्ति हुई है। लेकिन हम ये जानते हैं कि केवल जीवन वो पृथ्वी पर ही है और इसका भी कोई प्रमाण नहीं है साइंस के पास। तो इसको एक सर्वमान्य सिद्धांत नहीं माना जा सकता। कुछ खगोल वैज्ञानिकों द्वारा पेन स्पर्मिया सर्व बीजाणु सिद्धांत को अपना मन पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं इसको, इसे ब्रह्मांडीय सिद्धांत या कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं। तो सर्व बीजाणु यानी अंतरिक्ष से एक स्पोर नामक इकाई आई है और वो पृथ्वी और अन्य ग्रहों में फैल गई और उसी से जीवन पैदा हुआ है। ये सिद्धांत इस तरह से कुछ जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा कि स्पोर नामक जो इकाई है वो किस सिद्धांत से रिलेटेड है, तो वो सर्व बीजाणु या पेन स्पर्मिया सिद्धांत से रिलेटेड है। पेन स्पर्मिया का मतलब हो गया सर्व बीजाणु, स्पर्मा का मतलब हो गया बीज या बीजाणु। अब नेक्स्ट अपन सिद्धांत की बात करते हैं जो है स्वतः जनन का सिद्धांत। देखिए इंपोर्टेंट है ये थोड़ा।
स्वतः जनन का सिद्धांत मतलब जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो स्वतः ही हुई है। अब वो कैसे हुई है? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों द्वारा स्वतः ही हुई है। तो जो ये लाइन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आगे जाकर ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में काम में आने वाली है और हम इसको बहुत सारे वैज्ञानिक फिर जीवन की उत्पत्ति को स्वीकारने वाले हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि पहला जो जीवन बना है वो निर्जीव पदार्थों से ही बना है। धीरे धीरे निर्जीव पदार्थ इकट्ठे होते गए, अकार्बनिक पदार्थ, फिर कार्बनिक पदार्थ बनते गए और फिर एक कोशिका बनी थी। तो निर्जीव पदार्थों से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसके अनुसार देखिए ये कह रहा है कि निर्जीव पदार्थों द्वारा स्वतः ही हो गई है। तो ये क्या कह रहा है आगे कि इसके अनुसार ये माना जाता था कि जो जीवन है वो क्षयमान यानी नष्ट हो रही और सड़ती हुई सामग्री जैसे भूसे है, कीचड़ है आदि से स्वतः ही प्रकट हो गया, आदि से प्रकट हो गया था। इसे अजीवात जीवोत्पादन या एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। अजीवात जीवोत्पादन का मतलब है अजैविक पदार्थों से जीव का उत्पादन या उत्पत्ति। तो ये एबायोजेनेसिस है कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है, जैसे कीचड़ से या कचरे से या भूसे से। इस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब ये इसको सिद्धांत को अपन ठीक ठाक मान सकते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसको गलत साबित करने का प्रयास किया। जैसे लुई पास्टर थे, इन्होंने अपने प्रयोग से ये सिद्ध किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही उत्पन्न होता है। तो ये जो पास्टर थे, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसके आधार पर इन्होंने सिद्ध किया कि जो जीवन बनता है वो पहले से ही जीवन से उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि जो पहला जीवन है वो कहाँ से आया। तो पहले जीवन की जब बात करते हैं तो आगे जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि प्रथम जो कोशिका थी वो निर्जीव पदार्थों से ही उत्पन्न हुई है। तो एक बार लुईस पास्टर ने इस सिद्धांत का खंडन किया अपने प्रयोगों के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, अर्थ नए जीवों की उत्पत्ति पूर्व से निर्मित जीवों से ही होती है। इस प्रकार लुई पास्टर ने स्वतः जनन सिद्धांत गलत साबित कर खारिज कर दिया। तो लुईस पास्टर ने एक स्पेशल फ्लास्क लेकर और यीस्ट का और शर्करा का घोल लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर स्वतः जनन का जो सिद्धांत है, अजीवात जीव उत्पादन का जो सिद्धांत है, उसको अपने हिसाब से खारिज कर दिया। अब ये लुईस पास्टर का इन्होंने किस तरह से इसको समझाया सिद्धांत को, उसके बारे में अपन देखते हैं। लुईस पास्टर ने स्वतः जनन सिद्धांत को किस प्रकार से खारिज किया, तो उन्होंने क्या किया, इस तरह के दो फ्लास्क लिए थे। एक तो इस ऐसे आकार की गर्दन वाला या गिरवा वाला फ्लास्क था और एक इस तरह से सीधी गर्दन वाला या इस जिसकी गर्दन टूटी हुई थी, यहाँ से इसको तोड़ दिया है तो ये टूटी हुई गर्दन वाला फ्लास्क था। तो एक तो ऐस गर्दन वाला और एक सीधी टूटी हुई गर्दन वाला। तो इसमें क्या किया उन्होंने, इस फ्लास्क में शर्करा और यीस्ट का घोल ले लिया। इसी में शर्करा और यीस्ट का घोल ले लिया। तो पहले क्या किया गया, इस शर्करा और यीस्ट के घोल को उबाल लिया गया ताकि इसमें कोई भी जीवाणु या अन्य कोई सूक्ष्म जीव हो वो नष्ट हो जाए। तो इसको बिल्कुल जीवाणु रहित कर लिया इस घोल को, और इस घोल को दोनों में भर दिया। एस फ्लास्क जो गर्दन वाला है, इसको क्या किया गया, इसको गर्म करके फ्लास्क के अंदर भी तो कोई जीवाणु हो सकते हैं तो उनको भी नष्ट कर दिया। तो इस फ्लास्क को गर्म करके भी इसमें पूरा इसको जीवाणु रहित कर दिया गया। लेकिन ये जो फ्लास्क था सीधी गर्दन वाला, इसको गर्म नहीं किया गया, केवल शर्करा और यीस्ट के घोल को ही गर्म करके इसमें भर दिया गया। इसको जो ये फ्लास्क था इसको गर्म नहीं किया गया। तो हम ये मानते हैं कि जब इसको गर्म नहीं किया गया तो इसमें कुछ जीवाणु उपस्थित थे, वो मरे नहीं, और इसमें घोल भी जीवाणु रहित था और फ्लास्क भी जीवाणु रहित हो चुका था। तो कुछ समय बाद जब इसको रख दिया गया तो देखा गया कि ये जो एस गर्दन वाला फ्लास्क था, इसमें नए जीवाणु पैदा नहीं हुए। ये घोल सड़ा नहीं, क्योंकि सड़ेगा तब जब इसमें जीवाणु पैदा होंगे। तो ये घोल सड़ा नहीं, इसका मतलब है पहले कोई इसमें जीव नहीं था, इसलिए इसमें किसी भी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन इस सीधी गर्दन वाले फ्लास्क में देखा गया कि शर्करा और यीस्ट का घोल सड़ने लगा।
तो उसका कारण ये हुआ क्योंकि इस फ्लास्क में पहले कोई जीवाणु मौजूद था और उसके जनन से फिर नए नए जीवाणु पैदा हो गए और ये घोल सड़ने लगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि पूर्व में विद्यमान जो जीवाणु था इसमें, उससे नए नए जीवाणु या जीव बनते गए। तो इसको बता देते हैं आपको कि इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में 2 फ्लास्क लिए, जिसमें से एक टूटी गर्दन वाला था और एक फ्लास्क था वो हंस की गर्दन के आकार वाला या एस आकार की गिरवा वाला था। इन्होंने शक्कर और मृत यीस्ट को उबाल कर जीवाणु रहित घोल तैयार करा लिया। देखिए उसको उबाल लिया तो ये यीस्ट वगैरह नष्ट हो गए, तो ये घोल तैयार करा लिया इन्होंने। अब इन्होंने एस आकार के गिरवा वाले फ्लास्क में शक्कर वह मृत यीस्ट के घोल को लेकर उबाल लिया ताकि फ्लास्क में स्थित सूक्ष्म जीव की भी मृत्यु हो सके। तो ऐसा आकार वाले गिरवा में ये घोल भर के फिर वापस उबाल लिया उसको, जिससे फ्लास्क में भी कोई जीवाणु था वो भी नष्ट हो गया। पासर ने पाया कि ऐस गिरवा वाले फ्लास्क में रखा गया घोल सड़ता नहीं है, क्योंकि वायु तो अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ऐसा आकार की गर्दन है। लेकिन सूक्ष्म जीव अंदर तक, वायु तो पहुंच जाती है लेकिन सूक्ष्म जीव अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं। और फ्लास्क अंदर से जीवाणु रहित था, क्योंकि हमने इसको गर्म कर लिया था, उबाल लिया था, इसलिए फ्लास्क जीवाणु रहित हो गया। तो इसमें किसी तरह की कोई जीवाणु आगे चलकर पैदा नहीं हुआ। जबकि जो दूसरा फ्लास्क था टूटी गर्दन वाला, उसमें क्या था, हमने चलिए शक्कर और यीस्ट का घोल तो हमने भर दिया, लेकिन वो कुछ समय बाद वो सड़ने लगा। क्यों सड़ने लगा? क्योंकि हमने फ्लास्क को गर्म नहीं किया था। फ्लास्क को यीस्ट और शर्करा के घोल से लेकर फिर उसको वापस नहीं उबाला था। इसलिए क्या हुआ, इस फ्लास्क में कोई जीवाणु पहले से मौजूद था, इसलिए इस जो पहले से मौजूद जीवाणु थे उससे नए नए जीवाणु या जीव उत्पन्न हो जाते हैं और ये जो घोल है ये सड़ जाता है, ये सड़ने लगता है। तो लुई पास्टर ने ये समझा दिया कि पहले से मौजूद जो जीवाणु थे उससे नए नए जीवाणु या जीव उत्पन्न हो गए और उन्होंने स्वतः जननवाद को खारिज कर दिया। तो ये जो लुई पास्टर का एक्सपेरिमेंट है, आगे चलकर ये किसका समर्थन करता है? तो ये एक अन्य सिद्धांत का समर्थन करता है जिसका नाम है जीवात जीवोत्पादन। जीवात जीवोत्पादन सिद्धांत का ये समर्थन करता है। क्यों करता है? इसका मतलब क्या हुआ, जीव से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। तो एक सिद्धांत और था कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धांत का ये लुई पास्टर समर्थन करता है और खारिज किसको करता है? ये खारिज करता है अजीवात जीवोत्पादन को। यानी इसका मतलब है अजैविक पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति, इसको तो खारिज करता है, और जीवों से जीव की उत्पत्ति करती है उसका ये समर्थन करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उत्पत्ति के बारे में, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।